Good morning, students. We are discussing chapter molecular bonding and structures. In this lecture, we will discuss about the types of bonding that exist in the nature. In last class, we have discussed about the octet rule and its limitations. That was the primary idea that how the bonding occurs between the atoms and they form the molecule. Now we will learn about the types of bonding and also details of each one. Okay. Your topic is types of bonding and ionic bonding. पहले हम कितने टाइप्स के बॉन्डिंग या बॉन्ड्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर उनमें से एक टाइप है आयनिक बॉन्डिंग, उसका डिटेल आउट करेंगे, है ना। चैप्टर हमारा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, 24 जुलाई। If we talk generally types of bonding that may be in nature, then there are generally two types of bonding. First one, interatomic bonding, and the second one, intermolecular. ठीक है, मतलब इस टाइप की बॉन्डिंग जो कि एटम्स के बीच में होती है, उसकी वजह से हमारा मॉलिक्यूल बनता है। तो एक ऐसी बॉन्डिंग जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में होकर के, है ना, और आगे फर्दर मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। तो अगर हम इंटर एटॉमिक की बात करें तो ये फर्दर 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन, आयनिक बॉन्ड, second, covalent, and the third one, coordinate, and the fourth one, metal. Intermoleculars, these are of further 2 types. First one, van der Waals bonding या forces, and the second one, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमारी 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी इंटरमॉलिक्यूलर एंड सेकंड इंट्रामॉलिक्यूलर। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे स्टेट ऑफ द मैटर जो चैप्टर है उसमें, है ना। अभी जो ये चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में हम इंटर एटॉमिक जो बॉन्डिंग है उसके बारे में ही डिटेल्स में बात करेंगे। तो देखिए, जो हमने अभी बात की थी ऑक्टेट रूल, तो ऑक्टेट रूल में मैंने क्या बताया था कि हर एटम की टेंडेंसी होती है कि वो या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे या किसी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, और फाइनली उसका जो ऑटोमोस्ट बैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। ये टेंडेंसी उसमें रहती है। तो इसमें देखिए, अगर उसकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, तो इसका मीनिंग क्या है कि उसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अगर उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। एक ऐसा भी केस हो सकता है कि एक एटम के पास एंटी ऑर्बिटल है और दूसरा एटम है जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यानी एक एटम ए और दूसरे को लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसको हम डोनेटिंग बॉन्ड भी कहते हैं, है ना।
केवल एक देगा और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। एक हमारा मेटेलिक बॉन्ड होता है, आपने देखा होगा जैसे आयरन है, गोल्ड, कॉपर, जिंक, ये सारी मेटल्स हैं। तो मेटल्स में एक्चुअल में क्या होता है कि देखिए, जो लुईस एंड कॉसल ने बताया था कि उसमें एक तो कर्नेल होता है। कर्नेल क्या है? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, और उसके जितने भी चारों ओर जो ऑर्बिट्स हैं, है ना, उसको मिलाकर के क्या बोलते हैं? कर्नेल, है ना, एक एटम का ये पार्ट है। इसके अलावा उसमें क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन मेटल वाले केस में क्या होता है कि जो कर्नेल है वो तो ठीक है, कर्नेल वाला पार्ट हमारा उसी तरीके से होगा, लेकिन इसके साथ क्या है? ये कर्नेल है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म में होते हैं, है ना। और ये कर्नेल, जब हम एक आयरन के किसी पीस के बारे में बात करेंगे तो उसमें एक एटम तो होगा नहीं, थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होंगे और सारे एटम्स इसी तरीके से होंगे, है ना। अब क्या होगा? इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के थ्रू क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं। इससे हमारा क्या होता है? मेटेलिक बॉन्डिंग फॉर्म होती है ना। इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से क्या करते हैं? इनको पकड़ के रखते हैं एटम्स को, उसकी वजह से जो बॉन्डिंग होती है दैट इज मेटेलिक बॉन्डिंग। वान डर वाल फोर्सेज ये मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करते हैं, ये वीक फोर्सेज होते हैं, फिजिकल फोर्स होते हैं, ये भी फिजिकल फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वान डर वाल फोर्स से थोड़ा सा स्ट्रांग होता है ना। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो ये ओवरऑल जो हमारी बॉन्डिंग है इंटरमॉलिक्यूलर, ये काफ़ी वीक बॉन्डिंग होती है। इसकी जो रेंज है दैट इज़ 20 किलोजूल पर मोल, है ना। यहाँ से कभी कभी 40 किलोजूल पर मोल तक भी हो सकती है। और जो ये वाली बॉन्डिंग है ये काफ़ी हाई रेंज होती है, 200 किलोजूल से लेकर के 400 किलोजूल पर मोल। इसके अगर 1 मोल को आपको ब्रेक करना है, केवल 20 किलोजूल एनर्जी आपको देनी होगी, जबकि इसको अगर ब्रेक करना है तो उसके लिए 200 से लेकर के 400 किलोजूल तक एनर्जी आपको देनी होगी। ठीक है, ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जो कि 11-12 के सिलेबस में है। अब आज जो हम बात करेंगे उसमें से जो फर्स्ट वाला है आयनिक बॉन्डिंग, इसको हम डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, देखिए आयनिक बॉन्डिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम ऑक्टेट रूल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करते हैं। जैसे सोडियम हमने ले लिया Na और इसके साथ हमने ले लिया क्लोरीन, ये हमारी एक मेटल है और ये नॉन मेटल है। अब इन दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है कि सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है दैट इज 281, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11, इसका एटॉमिक नंबर है 17, देन इट इज 287, है ना। अब ये क्या है, अभी जो इनके एटम्स हैं वो अनस्टेबल हैं और ये स्टेबल होना चाहते हैं ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ये कन्वर्ट होगा 2-8 में। जब ये 2-8 में कन्वर्ट होगा यानी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या रिलीज करता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैटायन। सिमिलरली क्लोरीन, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, है ना, +1, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसका कन्फिगरेशन हो जाएगा 288। और जब कोई हमारा एटम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है तो उस पर नेगेटिवली चार्ज आ जाता है Cl-, और ये हमारा बनाएगा Ni।
ठीक है, देखिए ये हमारा आयन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस वाले केस में हमारा जो एटम है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जब Na प्लस में कन्वर्ट हो गया और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो फाइनल जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो हमारा Na प्लस और Cl माइनस होना चाहिए, है ना। लेकिन एक्चुअल में जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है दैट इज NaCl, है ना। ये स्टेबल है, ये कम स्टेबल है ना। ऐसा क्यों? तो देखिए इसका आंसर है कि जो Na प्लस हमारा फॉर्म होता है ये Na प्लस गैसियस फॉर्म में होता है और ये भी क्लोराइड आयन, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। और जब गैसियस फॉर्म में होता है इनमें मूवमेंट काफ़ी हाई होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत होती है इसकी। तो इसको स्टेबल करने के लिए, और देखिए यहाँ पर एक चार्ज भी है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। जब भी किसी चीज़ पर चार्ज होता है तो वो उसको अनस्टेबल करता है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, दोनों अपोजिट चार्ज हैं, ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, और जब अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से ये क्या करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे। ये जो बॉन्डिंग बनेगी ये हमारी बॉन्डिंग कौन सी होगी, आयनिक बॉन्डिंग, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा स्टेबल प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आता है कि जो हमारा Na प्लस और Cl माइनस, क्या वो इसी तरीके से फॉर्म होता है? तो देखिए इसका अगर हम बात करें कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो यही है ना। लेकिन अगर हम इसका एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, है ना, तो इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट दिया था, वो साइंटिस्ट थे हमारे बॉर्न एंड हेवर। वैसे इसका डिटेल हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं, लेकिन हम अभी इसको बता देते हैं। ठीक है, अभी आप इसको जान लोगे तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको इजी रहेगा इसको सीखने के लिए। ठीक है, तो देखिए हाउ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हमने बता दिया, है ना। अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास एटम है सोडियम, सोडियम की स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट, और एक एटम है हमारा Cl2। Cl2 देखिए ये क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है? क्लोरीन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, तो इसका मीन क्या हुआ, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल है। फाइनली क्या होगा कि ये जो सोडियम है सॉलिड स्टेट में, ये रिएक्ट नहीं करेगा। इसको रिएक्ट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, सब्लिमेशन एनर्जी। जैसे ही हम इसको सब्लिमेशन एनर्जी देंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा Na गैस। ये सोडियम सॉलिड फॉर्म में, ये सोडियम हमारा गैसियस फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसको हम एटॉमिक फॉर्म में लेकर के आएंगे, तो इसके लिए हमें एक एनर्जी देनी होगी, दैट विल बी एटमाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये कौन सी एनर्जी है, एटमाइजेशन एनर्जी। मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर देगी, एटम्स में, 2Cl, और किस फॉर्म में होंगे ये दोनों, गैस। ठीक है, क्योंकि हम एक NaCl मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही क्लोरीन को लेंगे, उसी की बात को आगे लेकर के जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों हमारे क्या आ गए, गैसियस स्टेट में आ गए। इससे पहले जो चैप्टर 3 था उसमें आपने 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी। एक डेफिनेशन थी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, दूसरी डेफिनेशन थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता था, किसी भी एटम से मीन्स आइसोलेटेड गैसियस एटम, याद रखना इस वर्ड को, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन आउट करना है, रिलीज करना है। उसके लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होगी
दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो Na किसमें चेंज हो जाएगा, Na+ में। इसमें क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, -1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ क्या होगा क्लोरीन में, जब भी हम किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करते हैं, है ना, +1 इलेक्ट्रॉन, कहाँ से इंसर्ट करेंगे, यहाँ से इंसर्ट करेंगे। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl-। किसमें हो जाएगा ये, Cl-। और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। ये क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये दोनों हमारे एटम बन गए। अब ये वही वाला केस आ गया जो हमने लास्ट में बात की थी, है ना। यहाँ पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों गैसियस स्टेट में है, लेकिन इनमें चार्ज है, तो चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। और अट्रैक्ट करने के बाद फाइनल मॉलिक्यूल बनाएंगे NaCl। जब भी दो अपोजिट चार्ज मीट करते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, तो वहाँ से एक एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, लैटिस एंथैल्पी। जितनी इसकी वैल्यू हाई होगी उतना ही हमारा ये मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि किस बात पर इसकी एनर्जी हमारी डिपेंड करेगी, तो वो भी हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एक साइकिल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एक साइकिल बन गया। इस साइकिल को डिस्कवर किया था 2 साइंटिस्ट थे, बॉर्न एंड हैवर, है ना, उन्हीं के नेम पर हम इसको बोलते हैं बॉर्न हैवर साइकिल। ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से कोई भी हमारा आयनिक मॉलिक्यूल या आयनिक क्रिस्टल फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो आयनिक क्रिस्टल है ना, NaCl जैसे फॉर्म हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करेगी, इसमें या फिर आयनिक करेक्टर है ना, आयनिक करेक्टर है, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, है ना, कितना ये आयनिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसके अंदर, स्टेबिलिटी हाई है। तो देखिए वो हमारा 2 थिंग्स हैं, दोज डिफाइंड इट। फर्स्ट, चार्ज ऑन आयंस, ठीक है। जितना चार्ज हाई होगा उतना ही हमारा जो आयनिक मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, NaCl, CaCl2, AlCl3, है ना। यहाँ पर सोडियम है 1 चार्ज, यहाँ पर 2 चार्ज, यहाँ पर 3 चार्ज, है ना। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर चार्ज हमारा क्या है, हाई है। सेकेंड थिंग अगर हम बात करें तो साइज ऑफ एटम, ये ले लिया हमने LiCl, NaCl एंड KCl। देखिए तीनों में जो क्लोरीन है वो हमारा सेम है, यानी नॉन मेटल जो एटम है उसका साइज सेम है, लेकिन जो मेटल एटम है उसका साइज हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका साइज सबसे हाई है। तो मेटल का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा जो आयनिक करेक्टर है वो हाई होगा, ठीक है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। पहला, चार्ज, जितना चार्ज हाई होगा मेटल या नॉन मेटल दोनों आयंस में देखेंगे, और साइज ऑफ एटम, साइज अगर हमारा नॉन मेटल का हाई है तो हमारा क्या होगा, जो आयनिक करेक्टर है वो हाई होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो आयनिक बॉन्डिंग है
जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्डिंग होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। ठीक है, जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड हैं अगर उनके हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो कुछ सर्टेन फीचर्स हैं जो जिससे हम उनको अलग डिफाइन कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट, सेकेंड वन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन solubility, fourth one conductivity, fifth one directional character, and the sixth one ionic reactions। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं जिसके रेस्पेक्ट में हम आयनिक कंपाउंड को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट। तो देखिए, जो हमारे आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनके बीच में अपोजिटली चार्ज जो हमारे आयंस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से एक फोर्स लगता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक है, जब स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बनता है तो क्या होते हैं, पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ जाते हैं, है ना। इस तरीके से हमारा कोई क्रिस्टल है, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये क्यूब है, क्यूब के हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल है। इस तरीके से हमारा जो कंपाउंड होगा वो फॉर्म होगा, और ये इन दोनों एटम्स के बीच में है ना, ये जो हम देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिससे ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, और जब ये क्लोज आ जाएंगे तो इनकी स्टेट क्या होगी, सॉलिड स्टेट। दूसरा, इनकी जो पोजीशन होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वो फिक्स होती है। फिक्स होने की वजह से ये जो हमारा मॉलिक्यूल बनता है दैट इज क्रिस्टलाइन, है ना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। इसके बारे में आप 12th में और डिटेल में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है। अभी यहाँ पर हम इतना ही बोलेंगे कि इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, उस वजह से पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स रहती है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट इनकी जनरली सॉलिड रहती है। सेकेंड वन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, कोई भी हमारा सॉलिड है, जब उसके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारा वन चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है ना। दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स वर्क करता है वो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती है वो काफ़ी तेज़ी के साथ अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता जाता है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इस वजह से अगर हम इसको हीट दे करके इसकी स्टेट चेंज करना चाहें, ये सॉलिड से अगर लिक्विड में करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाई एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। इट मीन्स इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई। थर्ड वन सॉल्युबिलिटी। तो देखिए, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जब उनको हम डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस देते हैं, है ना। और आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसके लिए केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझिए, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो जैसा होता है वो वैसे के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वो इंटेलिजेंट के साथ फ्रेंडशिप करना चाहेगा, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो स्पोर्ट्स पर्सन के साथ कनेक्टिविटी अच्छी रखना चाहेगा। इसी तरीके से लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर हमारा कोई पोलर सॉल्वेंट है तो वो पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर को करेगा, क्योंकि यहाँ पर आयंस हैं। आयंस का मीनिंग क्या हुआ कि ये हमारा पोलर होगा। कैसा होगा, ये पोलर, है ना।
आयंस का मीन्स ये कैसा है, पोलर। तो ये केवल पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट सबसे फेमस है हमारा H2O, वाटर, है ना। वाटर हमारे यहाँ पर 2 वर्क करता है। पहला तो क्या करेगा, जैसे हमने NaCl मॉलिक्यूल ले लिया तो इनको पहले सेपरेट कर देगा इस तरीके से। अभी ये देखिए NaCl है, इसको क्या करेगा, ये सेपरेट करेगा, है ना। सेपरेट क्यों कर पाता है, बिकॉज वाटर हैज़ वेरी हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जितना ज़्यादा हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स को उतना ही दूर कर देगा। जब ये दूर हो जाएंगे तो देखिए एक Na यहाँ पर हो गया और दूसरा क्लोरीन यहाँ पर हो गया, या और हम इसको दूर कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, वाटर ने दोनों को दूर कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या करेगा, वाटर हमारा कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट मीन्स ऑक्सीजन और ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव, ठीक है। ये इस तरीके से होता है और इसको हम नॉर्मली ऐसे शो कर सकते हैं, ऐसे। जो ऊपर वाला ये आपको मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑक्सीजन, और जो साइड के 2 आर्म दिखाई दे रही हैं, 2 हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। अब इस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, यहाँ चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। वाटर के मॉलिक्यूल सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसके चारों ओर अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। कैसे अरेंज होंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव पार्ट की तरफ से, यानी इस तरीके से, ठीक है। और जो नेगेटिव है उसकी तरफ ये किस तरीके से अलाइन होंगे, पॉजिटिव वाले पार्ट की तरफ से, ऐसे। हाइड्रोजन इसकी तरफ होंगे, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल वैसा केस है कि बहुत बड़ा पहलवान है दारा सिंह, है ना। दारा सिंह को अकेला कोई पहलवान, है ना, उसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब कई सारे छोटे छोटे पहलवान उसके पास आ जाएंगे तो वो दारा सिंह को भी क्या करेंगे, साइड में ले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होगा, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा और ये पूरी तरीके से उसमें डिजोल्व हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिजोल्यूशन। क्या बोलेंगे, डिजोल्यूशन। और इसमें एक एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड डिजोल्यूशन एनर्जी। अगर हमारा वाटर सॉल्वेंट है तो इस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी उतना ही ज़्यादा हमारा जो सॉल्ट है इसके अंदर डिजोल्व होगा। हाइड्रेशन एनर्जी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना ज़्यादा, ठीक है। देखिए फोर्थ वन इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कितनी आसानी से करंट इसमें फ्लो हो जाए। तो देखिए हमारे पास एक ये कंटेनर है और इसमें हमने सॉलिड NaCl ले रखा है। अगर हम इसमें एक, है ना, करंट को फ्लो करना चाहें, ये हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया और यहाँ हमने एक पोटेंशियोमीटर लगा दिया, ठीक है। अभी ये किस फॉर्म में लिया हमने, सॉलिड फॉर्म में लिया है। तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब सॉलिड फॉर्म में रहते हैं तो ये एक आयनिक क्रिस्टल बना लेते हैं और क्रिस्टल में से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, है ना, वो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं, तो वहाँ से करंट पास नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें करंट अगर पास करना है तो हम क्या करेंगे, या तो इसके अंदर वाटर ऐड करना है ना, तो ये क्या होगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा लिक्विड स्टेट में। एक और वे है जिसके थ्रू हम इसमें करंट पास करा सकते हैं। उसमें हम क्या करें कि इसके नीचे एक बर्नर लगा दें, इसको हीट कर दें, ठीक है। जैसे हम इसको हीट करेंगे तो ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर NaCl की बात कर रहे हैं,
ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तब ये क्या होगा, मेल्टेड स्टेट में आ जाएगा, जो कि लिक्विड फॉर्म ही है हाई टेम्परेचर पर, है ना। तब इसमें क्या होगा, करंट पास हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। यानी जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वो केवल लिक्विड या मॉल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं। डायरेक्शनल करैक्टर की अगर हम बात करें तो डायरेक्शनल करैक्टर केवल कोवैलेंट कंपाउंड में ही मिलता है, कोवैलेंट कंपाउंड, है ना, या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में मिलेगा। इसमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए Na+ और Cl- ये हमारे क्या है, आयंस हैं। ये क्या है, हमारे आयंस। और आयंस में कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में बैलेंसिंग नहीं होती, बल्कि ये क्या है, इनका जो आयनिक फील्ड है ना, वो सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इसको आप फिजिक्स में जानेंगे, इसके बारे में। कोई भी आयन है ना, उसमें अगर जैसे क्लोरीन के पास, क्लोरीन चाहे इस डायरेक्शन से भी अटैच हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी, किसी भी एक डायरेक्शन से अटैच हो सकता है। इसी तरीके से सोडियम से क्लोरीन भी किसी भी डायरेक्शन से अटैच हो सकता है, यानी ये नॉन डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल नहीं होता। जैसे मीथेन की बात करें तो मीथेन में जो हाइड्रोजन है हमारे, वो या तो इस वाली पोजीशन से अटैच होगा, या इधर अटैच होगा, या यहाँ पर अटैच होगा, या यहाँ अटैच होगा। इन 4 पोजीशंस के अलावा हाइड्रोजन कार्बन से कहीं भी अटैच नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल नेचर। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन से जो सोडियम है कहीं भी अटैच हो सकता है, या सोडियम से क्लोरीन कहीं भी अटैच हो सकता है। ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, ये डायरेक्शनल होता है। लास्ट वन, आयनिक रिएक्शन। देखिए, जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो एक हम रिएक्शन लेते हैं NaCl + AgNO3। ठीक है, ये जो हमारी रिएक्शन है ये हमेशा किस फॉर्म में होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होती है, आयनिक फॉर्म में होती है। पहले ये हमारे क्या होंगे, आयंस में कन्वर्ट होंगे। कैसे, Na+ Cl- Ag+ NO3+, और फाइनली ये सब्स्टिट्यूएंट होंगे, डिस्प्लेस करेंगे एक दूसरे को। सोडियम हमारा चला जाएगा नाइट्रेट के साथ, और सिल्वर आ जाएगा क्लोराइड के साथ। इट विल फॉर्म AgCl + NaNO3, है ना। ये PPT फॉर्म करता है वाइट कलर का। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सारी रिएक्शंस आयनिक फॉर्म में होती है। ये सारे हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं आयनिक कंपाउंड्स के। नेक्स्ट क्लास में हम कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसको रिवाइज करिए और अपनी रेफरेंस बुक से इसको पढ़िए और नोट्स बनाइए। थैंक यू।